हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दी मैथ बनी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप एक वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और 10 वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। आज हम लोग सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स का एक्सरसाइज 2A का 6 नंबर आगे का जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का भी अपलोड हो गया था। लेकिन उसमें थंबनेल लगाने के चक्कर में उसको प्राइवेट मोड में कर रहा था, गलती से वो डिलीट हो गया। बट कोई बात नहीं, मैं उसे फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल 6 का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n होल इंटू 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डॉट 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 प्लस n/n, है ना। देखिए ये कोई सीक्वेंस रहा होगा और सीक्वेंस का हमें nवां टर्म दिए रखा है, nth टर्म हमें दिए रखा है ना। और nth टर्म में ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें करना है और फाइंड करना है कि इसका वैल्यू आखिर क्या होगा, ठीक है। तो n टर्म दिया रखा, हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं ना, हेयर n टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हैव बीन गिवन, ठीक है, जो कि है इतना, है ना। nth टर्म दिया रखा किसी सीक्वेंस का और वो इतना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1/n को इस पूरे अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ना एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें n² मिल जाएगा, सॉल्व करके ऊपर इतना आ जाएगा, ठीक है। और हमें मालूम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जो समेसन होता है वो n इंटू n+1/2 होता है ना। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 11 का जितना भी फॉर्मूला है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज जितना भी है ना, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला सारा फॉर्मूला आपको रिवाइज करना हो तभी जाके ये जो चैप्टर है ना बन पाएगा, ठीक है। तो वही आप देखिएगा समेसन ऑफ सीरीज में 1 प्लस 2 प्लस 3 से n तक का जो सम होता है ना n इंटू n+1/2 होता है। उसी तरह अगर यहाँ पर 1 प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस डॉट 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 n² तक का सम निकालना रहता तो हम करते हैं 1/6 इंटू n+1 इंटू n+2, है ना। समेसन ऑफ सीरीज 11 में पढ़ना, आप जाके थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक का। तो इसको हम सम करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा हमें n इंटू n+1/2, है ना। तो अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में वैसे तो आप चाहे तो यहीं पर से n है ना, यहाँ n² कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे n आ जाएगा, बट हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करें चाहे बाद में करें। फिलहाल हम यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अंदर n+1 है ना, n कॉमन लेंगे बाहर तो n² हो जाएगा, है ना। तो n² जाके कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें इतना टर्म मिल जाएगा, है ना, इतना मिल जाएगा। फिर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जो n है ना, n का वैल्यू इतना मिल चुका है ना, n का वैल्यू इतना मिल चुका है। अब दोनों साइड हम लिमिट लगा देंगे, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं तो इसका nवां टर्म आखिर कहाँ जा रहा है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं इसी nवां टर्म में, इसी सीक्वेंस के nवां टर्म में, nth टर्म में। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1/n क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, आई मीन 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, यहाँ पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यानी कि 1 + 0/2 हो जाएगा, है ना। कुल मिला के हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्व करके 1/2 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं, हमारा nवां टर्म जो है वो 1/2 की ओर खिसक रहा है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि n जो है ना, n जो है 1/2 की ओर खिसक रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो टर्म है वो कन्वर्ज कर रहा है लिमिट 1/2 पे, ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ, वैसे तो हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया था वो हम फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था इसका लिमिट निकालने के लिए गया था ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इस सीक्वेंस का nवां टर्म कहाँ चला जाएगा, तो 1/2 पे चला जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी देख सकते हैं, वो भी सेम ही है ना। इसमें सिर्फ प्रूफ करने के लिए दे दिया गया, इसमें फाइंड करने के लिए दे दिया गया था, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें शो करना, शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, सीक्वेंस हमें इस वक्त यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस का एनवा टर्म दिया है, पूरा सीक्वेंस नहीं दिया है। ठीक है, सीक्वेंस का एनवा टर्म दिया है ना। 1 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो पहला टर्म निकलेगा, है ना। 2 पुट कीजिएगा एन की जगह यहाँ पर तो दूसरा टर्म निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा। 3 पुट कीजिएगा एन की जगह तो हमें A3 मिल जाएगा। उसी तरह ये हमारे पास एनवा टर्म दिया रखा है, nth टर्म दिया रखा है, और nth टर्म की हेल्प से ही हमें फाइंड करना है कि जो गिवन सीक्वेंस होगा, ये एनवा टर्म है ना, कोई भी सीक्वेंस का हमें फाइंड करना होता है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। हम क्या करते हैं, एनवा टर्म निकालते हैं। तो ये कोई सीक्वेंस होगा, इसमें एनवा टर्म दिया रखा है तो एनवा टर्म से ही ना फाइंड करते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो इसी nth टर्म को लेकर हम चेक करेंगे, है ना, कि जो सीक्वेंस से बनेगा वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 1 + 2 + 3 है ना, इसका समेशन क्या होता है, n तक का n × n+1/2 यहाँ पर रख देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ n+1 है ना, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे। हाईएस्ट पावर क्या कॉमन लेना होता है ना, हाईएस्ट पावर मान लीजिए यहाँ पर n² होता है तो हम n² कॉमन लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो n का पावर 1 ही है, वही हम कॉमन ले लेंगे तो 12 के n² इधर हो जाएगा और ये n² कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें n का n यानी कि n1 टर्म मिल जाएगा इतना। ठीक है, n1 टर्म इतना मिल जाएगा। फिर इसी में हम n टेंड्स टू ∞ कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू ∞ कर देंगे तो हमें देखिए 1/∞ का 0 हो जाएगा, नहीं 1 + 0/2 कुल मिला के हमें 1/2 मिल जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम ये सीक्वेंस का जो एनवा टर्म है उसमें n टेंड्स टू ∞ करते हैं, जैसे जैसे हम n का वैल्यू ∞ को खिसकाते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस का एनवा टर्म है 1/2 की ओर खिसकते चला जाएगा। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है ना। ठीक है, और साथ ही में जो लिमिट आएगा वो भी ध्यान दीजिएगा कि वो फिनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा कि देख सकते हैं n टेंड्स टू ∞ कर रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट हमारा 1/2 आ रहा है ना, यूनिक है। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो सीक्वेंस है 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। एज n टेंड्स टू ∞, जैसे हम n का जो वैल्यू है ∞ की ओर खिसका रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ पर हमें चेक करना है ना, सीक्वेंस ये कोई सीक्वेंस होगा, हमें सीक्वेंस का एनवा टर्म दिए रखा है ना। इसी से जो सीक्वेंस बनेगा वो प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, सीक्वेंस का एनवा टर्म है, यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। ये जो है ना सीरीज दिख रहा है 1² + 2² 11th में पढ़े होंगे, इसका समेशन क्या होता है 1/6 × n × n+1 × 2n+1। यहाँ पर हम पुट करेंगे और साथ ही साथ इसको आगे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो मैक्सिमम पावर दिखता है n का, हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। n हमें दिख रहा है मैक्सिमम पावर 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, है ना। तो वही हमने किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, और नीचे n³ दिख रहा है ना, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमें कुछ इतना मिल जाएगा, यानी कि एनवा टर्म हमें मिल चुका है इतना। अब एनवा टर्म में हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू ∞ कर देते हैं, और वो अगर लिमिट n टेंड्स टू ∞ करने पर कोई एक फिनाइट वैल्यू और यूनिक वैल्यू मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि वो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है और उसी खास लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे, n टेंड्स टू ∞ करेंगे, ठीक है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, है ना, कुछ इतना मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करके 1/2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कह देंगे जो सीक्वेंस का एनवा टर्म है यानी कि 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि सीक्वेंस भी, पूरा सीक्वेंस भी 1/2 लिमिट 1/2 पे कन्वर्ज करेगा, है ना। यानी कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये तो हमारा 8 का 2 था। आगे चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में हमें प्रूव करना है कि अगर n टेंड्स टू ∞ करें, ठीक है, ये कोई सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस का एनवा टर्म हमें दिए रखा है an। ओके, तो अगर an किसी सीक्वेंस का एनवा टर्म अगर टेंड्स टू 0 करें तो उसी से अगर हम नया सीक्वेंस बनाएंगे और उस नए सीक्वेंस का एनवा टर्म में हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे तो वो भी टेंड्स टू 0 करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई एक n सीक्वेंस रहा होगा,
ठीक है, जिसका कि एन टर्म एन होगा, ठीक है। और उसी से मान लीजिए हम नया सीक्वेंस बनाते हैं कुछ इस तरह, और इसका एनवा टर्म है ना, जो नया सीक्वेंस बना है इसका एनवा टर्म ये है, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर इतना टेंस टू जीरो कर रहा है तो इतना भी टेंस टू जीरो करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ वही चीज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि एन टेंस टू अगर जीरो करेगा तो इतना टेंस टू भी जीरो करेगा, ठीक है। तो जो गिवन है पहले उसको हम देखते हैं, एन टेंस टू जीरो क्या कर रहा है, दिए रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ जो होता है ना, डेफिनेशन ऑफ कॉचीज डेफिनेशन ऑफ लिमिट, उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हो गया कि एन जो है जीरो की ओर टेंड कर रहा है, कब, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, है जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं, वो जो सीक्वेंस का एनवा टर्म है जीरो की ओर खिसक रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एन से जीरो तक का जो दूरी होगा वो किसी एप्सिलॉन जो कि पहले से बहुत छोटी वैल्यू है हम जानते हैं, उससे भी छोटा होगा, इसका मतलब हो जाता है ना, क्योंकि एन अगर टेंस टू जीरो करे, इसका मतलब क्या है कि जो एनवा टर्म है इसका जीरो के बहुत ही करीब है, बिल्कुल जीरो नहीं है बट जीरो के बिल्कुल करीब है, कहने मतलब उसका डिस्टेंस क्या बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि जो एप्सिलॉन है ना, इससे भी छोटा है, इसको मालूम पड़ता है। एप्सिलॉन का खुद का वैल्यू बहुत छोटा होता है, एकदम बहुत 0.000 है ना, ऐसा। तो एप्सिलॉन से ये वैल्यू एकदम छोटा है, एन से जीरो तक का डिस्टेंस, है ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन जो क्या है जीरो से बड़ा है और बहुत ही छोटा है ना, उससे भी छोटा वैल्यू है एन से जीरो तक का, है ना। मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस का मैं फिर से बता दूँ मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस 2 कहने का मतलब है, मॉडुलस 2 का मतलब होता है, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस 2 - 0। इसका मतलब ये होता है कि रियल लाइन पे 0 से 2 तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये मॉडुलस 2 का मतलब हो गया। उसी तरह मान लीजिए मॉडुलस 3 रहता है यहाँ पर, मॉडुलस 3, तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस 3 - 0, यानी कि रियल लाइन पे 0 से 3 तक का डिस्टेंस, है ना, 0 से 3 तक का डिस्टेंस। वहीं अगर मॉडुलस -3 भी लेते हैं, मॉडुलस मान लीजिए -3 भी लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस -3 - 0, यानी कि रियल लाइन पे -3 से 0 तक का डिस्टेंस, इसका वैल्यू क्या आ जाता, 3 आ जाता है ना। डिस्टेंस हमेशा क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए चाहे कहता हूँ नेगेटिव वैल्यू ले लें मॉडुलस के अंदर में, डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर ही पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस 3 का डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव आता, 3 ही आता। उसी तरह यहाँ भी क्या आता, मॉडुलस 2 का वैल्यू 2 आता, पॉजिटिव आता है ना। तो वही कह रहा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी कि उस एनवा टर्म के से 0 तक का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, नहीं पास में, 0 के पास में, ये इसका मतलब हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, जो हमें दिया गया है यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए वैल्यू, है ना, यानी कि जैसे जैसे हम किसी खास एम जो पॉजिटिव नंबर है उसे हम अगर एन का वैल्यू बढ़ाते चले जाएँ, तो जो एनवा सीक्वेंस है उसका जो मॉडुलस है ना, यानी कि 0 से डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से घटते चला जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन क्या हो जाएगा, 1 + एन - 1 लेस देन एप्सिलॉन। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एन में हम क्या कर दिए, 1 प्लस माइनस कर दिया है, तो इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, +- 1 हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को डेफिनेशन ऑफ लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, तो 1 + एन टेंस टू 1 तो कर ही सकते हैं, है ना, 1 + एन टेंस टू 1 कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट आप देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे ही बोलिएगा, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी सेम चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 4 नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 4 से हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 ये था, एन टेंस टू 0 था, ठीक है, और 4 क्या था, 1 + एन टेंस टू 0 था, है ना। तो दोनों कंबाइन कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने
फॉर्मूला पढ़ रखा है ना कि कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर में मिल जाएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने ऐसा पढ़ रखा है कब, जब बी एन जो है नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो ना, नहीं तो जो इन्फिनिटी हो जाएगा है ना, 0 से नहीं होना चाहिए नीचे वाला। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमें प्रूव करना था और हमने कर भी दिया। ठीक है, हेंस प्रूव, ये हमारा काम हो चुका है। अब 10th नंबर में आते हैं। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में, अब 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हमें देखिए यहाँ प्रूव करना है, प्रूव डैट अगर कोई सीक्वेंस है उसका nवां टर्म 0 से बड़ा है और अगर एन बाई उसी का nवां टर्म में है ना रेसिप्रोकल में 1 ऐड कर दें, ठीक है, और वो भी टेंस टू, यहाँ पर कुछ छूट गया, रुकिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर टेंस टू 0 था। ठीक है, तो उसमें वो भी अगर टेंस टू 0 करे देन एन टेंस टू भी 0 करे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी सीक्वेंस का nवां टर्म, ठीक है, 0 से बड़ा हो और n/1 प्लस एन टेंस टू 0 कर रहा हो, तो n भी टेंस टू 0 करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमें जो गिवन दिया रखा है उसी को लेते हैं। पहले गिवन में हमें ये देखिए, गिवन में हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो बारी बारी इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको यूज करते हैं। तो जो गिवन दे रखा है उसको पहले से लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो गिवन दे रखा है ना, डेफिनेशन ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जिसमें कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर सच डैट मॉडुलस n/1 प्लस n-0 मॉडुलस क्लोज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी कि मतलब इसका ये हो रहा कि लिमिट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये जो है ना पूरा टर्म टेंस टू 0 कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब है कि जो पूरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस का nवां टर्म जो है ना, मान लीजिए इसे ले लेते हैं, वो 0 के बहुत ही करीब इसका मतलब हो रहा है। यानी कि अगर इतना और इतना 0 की डिस्टेंस होगा है ना, इतना और इतना से जो डिस्टेंस होगा 0 से इतना तक का डिस्टेंस, वो बहुत ही छोटा होगा, है ना। और डिस्टेंस को हम ऐसे मॉडुलस के अंदर लिखते हैं ना, n से 0 तक का डिस्टेंस लिखना है तो क्या होगा, बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है, यानी कि एप्सिलॉन से कम है। एप्सिलॉन बहुत छोटा वैल्यू है, तो कोई भी डिस्टेंस अगर सबसे छोटा दिखाई जाए, बहुत ही छोटा दिखाई जाए, तो हम एप्सिलॉन से कंपेयर कर रहे थे, एप्सिलॉन खुद ही, क्योंकि बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इतना से इतना तक का जो डिस्टेंस है, 0 तक का डिस्टेंस, ये nवां टर्म से इतना तक का डिस्टेंस है, वो 0 से इतना तक का डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन से भी कम है, एकदम बहुत ही कम है। ठीक है, कब, जब n जो है m से ग्रेटर और इक्वल हो। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम m का वैल्यू n की ओर चलाते जाएँ, मतलब बढ़ाते चले जाएँ, n का वैल्यू किसी खास m पॉजिटिव नंबर से बढ़ाते चले जाएँ, तो जो डिस्टेंस है ना इस nवां सीक्वेंस से 0 तक का डिस्टेंस, वो घटते चला जाएगा, एप्सिलॉन से और छोटे होते चले जाएगा। इसका ये मतलब हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको मॉडुलस का मतलब समझाया कि क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। आप थोड़ा पीछे करके वो देख लीजिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी समझाएगा मॉडुलस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर ऐसे लिख दिया, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 0 हटा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर से इसका मतलब क्या हो गया, n/1 प्लस n का मॉडुलस है, होल मॉडुलस है। तो हमने पिछली वीडियो में देख रखा है कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला चार्ट भी दिखाया था कि हम इसको जो ऐसे दिए रखा है ना, उसको सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला में ही होता है, बुक में भी दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे इसी तरह, है ना। n लेस देन एप्सिलॉन 1 है ना, 1 प्लस n लेस देन एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम n जो है लेस देन एप्सिलॉन उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू किसी खास m पॉजिटिव इंटीजर से बढ़ाते चले जाएँ, ठीक है, तो n जो है एप्सिलॉन 1 से और छोटा होता चले जाएगा, जहाँ पर कि एप्सिलॉन जो है खुद है क्या, पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका ब्रैकेट हटा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि n जो क्या है, n तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ना, तो n नेचुरल नंबर होता है। सीक्वेंस में हम n नेचुरल नंबर का वैल्यू लेते हैं, तो मॉडुलस हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम हटा दिए मॉडुलस, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर में बिलोंग क्यों कर रहा है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब जैसा कि जो nवां टर्म था 0 से ग्रेटर था, है ना, 0 से ग्रेटर था, क्वेश्चन में ही दिया रखा था, है ना, क्वेश्चन में दिया रखा, तो nवां टर्म जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं।
और इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अभी हमने निकाला है कि जो एनवा टर्म है एप्सिलॉन से छोटा है, और यहाँ पर कह रहा है कि एनवा टर्म जो है 0 से बड़ा है। तो कुल मिला के हम 1 2 का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पर कि जो एप्सिलॉन जो है 0 से बड़ा है ना, हाउएवर स्मॉल बहुत ही छोटा है ना। जीरो एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन 1 का वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है, बट 0 से बड़ा है ना। अब देखिए अगर जो सीक्वेंस है किसके किसके बीच है, इसके बीच फंसा हुआ है और इसके बीच फंसा हुआ है, यानी सीक्वेंस का एनवा पद यानी कि एन 0 से बड़ा है और एप्सिलॉन 1 से छोटा है, यानी कि 0 के बहुत करीब है, यानी कि है ना, यानी कि एन टेंस टू 0 है। एग्जैक्ट 0 नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा कर रहा है एन, है ना, यानी कि एन टेंस टू 0 है। स्क्विज थ्योरम के हेल्प से मैं इतना कह सकते हैं। ठीक है, स्क्विज थ्योरम भी मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं, मैं आई टैब पे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने फंक्शन पे वो बना रखा था, सीक्वेंस पे नहीं बनाया अभी तक। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं स्क्विज थ्योरम सीक्वेंस पर भी बना दूंगा। ठीक है, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही पर तो है मेन चीज़। ठीक है, लैंग्वेज तो आप बुक से भी देख सकते हैं, कहानी के तौर पर मैंने बताया है, वो आप आसानी से देख लेंगे तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, स्क्विज थ्योरम है ना, बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही यूनिक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जाके आपको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने फंक्शन पर जो बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाया है, कहानी के तौर पे बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जाकर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।